Hello everyone, hope you are doing well. I'm Irfan Habib, currently a first year MBBS student from AIIMS Bhubaneswar. My NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. And for this session, I'll be a mentor. तो आज का जो टॉपिक है लाइक चैप्टर 15 फ्रॉम क्लास 11 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है, राइट? व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके. जैसे अब अगर आपके नीट के सिलेबस को देखो, उसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं लाइक एनाटॉमी इज देयर, फिजियोलॉजी. तो व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, है ना? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चीजें हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसका बिहाइंड का जो बायोलॉजी है, दैट इज फिजियोलॉजी. ओके, सो वी विल स्टडिंग ऑल दैट इज हैपनिंग बिहाइंड इट. एंड आज जो ये चैप्टर है दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. दैट मीन्स किसी भी बॉडी में हम बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा फोकस रहेगा कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा फ्लूइड्स है एंड उसका जो सर्कुलेशन का मीडियम है वो कैसे सर्कुलेट हो रहा है. अगर हम ह्यूमन बॉडीज में बॉडी फ्लूइड देखेंगे तो मेनली ब्लड एंड लिम्फ विल डिस्कसिंग. तो लिम्फ एंड उसके साथ अगर इनको सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म को डिस्कस करना होगा. अब सर्कुलेटरी मैकेनिज्म के लिए एक पंप होगा दैट इज हार्ट, एंड कुछ पाइप्स होंगे आर्टरी वेन. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस. ओके, एंड उसके साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे एक बार कि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अदर देन ह्यूमंस, देयर आर एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म में क्लोज सर्कुलेशन दिखता है, कुछ में ओपन सर्कुलेशन. उसमें क्या डिफरेंस होता है एंड किस किस में ये दिखेगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम इस चैप्टर के ब्रीफ में देख लेंगे दैट व्हाट आर द बॉडी फ्लूइड्स, लाइक व्हाट इज ब्लड, इट्स कॉम्पोजिशंस, एंड आफ्टर दैट लिम्फ, इट्स कॉम्पोजिशन, सर्कुलेटरी पाथवेज, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक कैविटी एंड डिसऑर्डर्स रिगार्डिंग. ओके. इसमें से अगर किसी भी पार्ट आप बताओ कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, तो यार वो ये वाला पार्ट. इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. आफ्टर दैट अब रेगुलेशन वाला पार्ट भी मान लो. ओके, एंड ब्लड वाले पार्ट. ओके, ये तीनों पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. नॉट लाइक बाकी चार सारी चीजें नहीं पढ़ना आपको, बट इनमें आपको ज्यादा थोड़ा फोकस करके पढ़ना है. ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक आपने एनिमल देखा होगा, है ना? आपने एकदम बेसिक एनिमल, जहाँ जहाँ एनिमल किंगडम शुरू किया था तो पॉलीफेरा किंगडम में आता था स्पॉन्ज. उसमें आपने देखा था वो सर्कुलेशन कैसे करते थे. क्या उनके बॉडी में कुछ इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो दे विल बी लाइक ऐसा. ऐसा उनमें छोटे छोटे पोर्स होते थे अपने बॉडी में, है ना? जहां से ऐसा वाटर वगैरह बाहर से आता था. ठीक है, एंड जो भी इसके वेस्ट में यहाँ से खाना वगैरह फूड वगैरह सब सप्लाई होते थे, एंड जो वेस्ट मटेरियल था वो ऐसे ऑस्टियम से निकलते थे, राइट? ऑस्टियन ऑस्टियन में पड़ा होगा. सो क्या बोलते हैं कि इसमें जैसे पहले क्या था, एकदम सिंपल मैकेनिज्म थे कि हाँ बाहर से आया फ्लूइड, आप सब कुछ साफ करके ले गया, खाना भी लाया वो फ्लूइड. लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी कॉम्प्लेक्स होने लगी, राइट? सो क्या हुआ, इस सर्कुलेटरी मैकेनिज्म के लिए, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन बना, है ना? आपने देखा सेल से कैसे टिश्यू ऑर्गन, टिश्यू लेवल्स बने, टिश्यू से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो जब ऑर्गन सिस्टम लेवल बना तो क्या हुआ, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम डेवलप हुए, राइट? सो इन केस ऑफ ह्यूमंस वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि फूड कैसे, फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, उनको एक्सक्रीट किया जाता है. वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने देखा बॉडी के जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो कैसे हो रहे हैं. देन वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, जो टॉपिक है आज का, दैट इज हाउ दिस न्यूट्रिशन विल बी रीच टू द टिश्यूज. जो भी टिश्यू सेल है उनको कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, एंड वो कैसे जब वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. लाइक आप देखो O2 आ रहा है, CO2 जा रहा है, राइट? सिमिलरली ग्लूकोज आ रहा है, कुछ भी बनकर बाय प्रोडक्ट जो भी है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उनको कैसे निकालना है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? एक पर्टिकुलर फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज इन हायर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज कर दिया कि हाँ ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एक fluid आता है. So in case of human, this is blood. Okay, that is the most commonly used body fluid in most of the higher organisms, including humans. Okay, and उसके साथ और एक आता है that is lymph. एंड तो हम इन दोनों का कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मी टॉक अबाउट ब्लड. सो ब्लड क्या है पहले समझो. आपने अगर एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें टिश्यू कुछ टाइप के होते थे. कौन कौन से टाइप? एपिथेलियल टिश्यू, देयर आर कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर स्केलेटल सिस्टम, तो कनेक्टिव टिश्यू में आ रहा है. देयर इज मस्कुलर टिश्यू एंड देयर इज नर्वस टिश्यू. ऑलराइट. तो इसमें सर ये था कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या था? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन था कि इनमें एक मैट्रिक्स होगा एंड उसमें कुछ सेल बॉडीज होगी.
राइट। एंड उसमें क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन था बाकी टिश्यू में लिंक करना। जैसे मान लो ऐसे एपिथेलियम वगैरह है, मस्कुलर टिश्यू है, लेकिन इनको होल्ड करने के लिए क्या चाहिए? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के फॉर्मेट में, ऐसे टेंडन के फॉर्मेट में, है ना, ऐसे कार्टिलेज के फॉर्मेट, सॉरी हाँ कार्टिलेज के फॉर्मेट में। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? इसको होल्ड कर रहे हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा होगा, कुछ होते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एकदम सारे जो फाइबर्स वगैरह है मैट्रिक्स में वो सब कुछ पैरेलली है, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है, एकदम नाइसली रेगुलरली अरेंज, है ना। इरेगुलर जिसमें इरेगुलर अरेंज, उनमें भी एक स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कैटेगरी। जैसे स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें था ब्लड, इसमें था बोन एंड कार्टिलेज। ओके, तो हम वही पढ़ेंगे, दैट इज द ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स आता है, प्लाज्मा आता है एंड फॉर्मेटिव। अगर आप इसको डिवाइड करोगे इसके कॉम्पोजिशन को, तो आपको एक प्लाज्मा वाला पार्ट दिखेगा एंड फॉर्म एलिमेंट्स दिखेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ओके एंड प्लाज्मा इज देयर। अब इसे हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू क्यों नहीं बोला? कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को हाँ कनेक्ट कर रहा है, सपोर्टिव फंक्शन वगैरह है इसका, बहुत सारे फंक्शंस कर रहे हैं। बट व्हाई इट इज नॉट एन प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इसमें आप देखो प्रॉपरली आपको फाइबर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। पहली बात तो जो हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू में होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू। और जो अगर आप सोचोगे ना उसके फंक्शन वगैरह को याद आ जाएगा। फिर देखो इसके जो इसमें सेल के फ्रैगमेंट्स वगैरह है ना। अब अगर देखोगे फॉर्म एलिमेंट में प्लेटलेट वगैरह आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादातर पोर्शन जो मैट्रिक्स है ना, वो पहली बात तो फाइब्रस नहीं है, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह नहीं है जो फाइब्रस वगैरह से कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अदर फंक्शंस है, लाइक इसमें भी कुछ मैक्रोफेज टाइप के सेल्स है ना, जो इनगल्फ कर रहे हैं बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो इसको सपोर्ट वगैरह बहुत कर रहे हैं। इसमें भी फ्लूइड वाला पार्ट आता है ना, सेल बॉडी वाला पार्ट आता है। दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टिव टिश्यू बट नॉट अ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ओके। एंड अगर आप ब्लड को क्या करते हो ना, ब्लड लेने के बाद आप अगर इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको दिखेगा कुछ पार्ट नीचे रह जाएगा, ठीक है। मैं मान लो टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, ठीक है, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। सो अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आपको एक पार्ट दिखेगा जो नीचे एकदम रह जाएगा, ठीक है। और ऊपर आपको ऐसे स्कम के फॉर्मेट में ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो नीचे रह गया, ये होता है आपका 55%, दैट इज द प्लाज्मा वाला पार्ट। एंड बाकी जो 45% होता है ना, ये है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आएगा? आरबीसी दैट इज एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी दैट इज ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। अब इस प्लाज्मा के अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो प्लाज्मा में 92% इज वाटर। Okay, about 90 to 92% is water. This is straw colored viscous fluid. Nearly 50% of blood में बताया, 90 to 92% of water. And इसमें 6 to 8% क्या होता है? 6 to 8% प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ना, मेनली कौन कौन से प्रोटीन आता है? तो मेनली इसमें थ्री प्रोटीन हम डिस्कस करें, दैट इज एल्बुमिन, ओके, फिब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन। फंक्शन ऑफ एल्बुमिन, अगर आप एल्बुमिन के फंक्शन के बारे में बात करें तो एल्बुमिन इज मेनली फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्बुमिन आर ये पार्ट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। एल्बुमिन इज फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। फाइब्रिनोजन आपने पढ़ा होगा, आपने जब ब्लड क्लॉटिंग कर रहे हो आप, अगर मैं और भी डिस्कस करूँ, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में जो मेन एंजाइम आता है फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है? ऐसे नेट टाइप का बना लेता है, ठीक है। उस नेट टाइप कैसे बना लेते हैं? उसमें जाकर फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह ऐसे सब जगह चिपक जाते हैं, उससे क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। तो फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग। एल्बुमिन हो गया। ग्लोबुलिन आपने बचपन से पढ़ा होगा, गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन सुना ना। तो ग्लोबिन इज फॉर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ओके, दिस फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। अब चलो, उसके अलावा ये 6 to 8% हो गया, बाकी जो 1-2% रह गया, दैट इज आयोड्स। नाउ इट कैन बी ऑर्गेनिक लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कैन बी मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ओके। अब एक चीज समझो कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है। बहुत कंफ्यूजिंग है, तो बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। तो क्या देखो, सीरम वो है कि आप अगर प्लाज्मा से
क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब वो सारी चीजें जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रहा था, बी फिब्रिनोजेन, फिर जो बाकी जो क्लॉटिंग वगैरह एलिमेंट फैक्टर्स थे सबको हटा दिया, तो रहेगा सीरम, है ना। आप देखोगे क्लॉटिंग होने के बाद आपका मान लो कोई जगह कट गया, ठीक है, वो कुछ देर बाद सूख जाता है ना, कट क्लॉट हो जाता है, फिर उसके बाद वहां से कुछ ऐसे येलो येलो कलर के कुछ पूजेस निकल के आते हैं, आपने देखा होगा। तो वही सीरम है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर तो वहां रह गया, क्लॉटिंग फैक्टर ने क्लॉट कर दिया, बाकी जो प्लाज्मा का पार्ट निकल आ रहा है दैट इज सीरम। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो देखो, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या बना, प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस सीरम एलिमेंट्स, क्या बना, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस सीरम एलिमेंट दैट इज, सॉरी, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग एलिमेंट, क्लॉटिंग फैक्टर, जो भी फैक्टर्स ब्लड को क्लॉट कर रहे हैं, हाँ दैट इज सीरम। तो इसका मतलब ये है कि अगर सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर है ही, दैट मींस सीरम विल नेवर क्लॉट, बट प्लाज्मा कैन क्लॉट। ओके, तो ये कभी ऐसा एग्जाम वगैरह में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, व्हाई सीरम कैन क्लॉट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ ब्लड दैट इज 45%, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट कौन कौन आता है, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, एरिथ्रो मतलब रेड, ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट, ल्यूको मतलब व्हाइट, दैट इज डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट द सेल फ्रेगमेंट्स, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द 45%। अब आरबीसी, these are the most abundant of all the cell in the blood, ब्लड में जितने भी सेल है उसमें से मोस्ट abundant कौन सा सेल है, दैट इज आरबीसी। It constituted about 5.5 billion of RBC per per cubic millimeter. Okay, एंड ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इन द रेड बोन मैरो। ओके, रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं ये लोग। देन आरबीसी, मैच्योर जो आरबीसी होता है ना, मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी अगर देखोगे तो मैच्योर आरबीसी कुछ बाइकॉनकेव शेप के होंगे, है ना। अगर साइड व्यू से देखो तो ऐसे दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसे एक गड्ढा दिखेगा, ठीक है, लेकिन साइड व्यू से देखेगा तो देखोगे तो ऐसे दिखेगा, कैसे, बाइकॉनकेव टाइप का, बाइकॉनकेव ऐसे। ओके, ये बाइकॉन के शेप का क्यों है, क्योंकि ये आरबीसी को ना बहुत कभी कभी नैरो कैपिलरी से पास करना होता है, तो अगर बाइकॉन के शेप के होते हैं तो ये लोग ऐसे स्क्वीज करके जा सकते हैं, ऐसे स्क्वीज करके जा सकते हैं, है ना। तो दैट इज हेल्पफुल, और इससे सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन वगैरह ज्यादा बाइंड करेगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन वेट सब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, दे हैव हीमोग्लोबिन, आपको पता है, राइट, हीमोग्लोबिन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, इट इज बाइकॉन्केव इन शेप एंड मैच्योर आरबीसी, याद रखना आरबीसी में नहीं, मैच्योर आरबीसी, इनिशियल फेज में इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी, एडल्ट आरबीसी, मैच्योर आरबीसी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके, एंड हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो एक 100 ml अगर ब्लड लिया जाए तो उसमें 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन 120 days होता है, एंड दिस डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, हाँ डिस्ट्रॉयड होता है स्प्लीन में, एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, तो उसमें कहते हैं नेटवर्क टाइप के फॉर्मेट बन जाते हैं ना, तो जो सेल मान लो ओल्ड हो गया, तो उस सेल में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर तो वो क्या होता है, उस नैरो कैपिलरी से पास ही नहीं कर पाएगा, चिपक जाएगा, फिर वो फिर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन वगैरह है उसको निकाल दिया जाता है, हीमोग्लोबिन में हीम वाला पार्ट को अलग कर दिया जाता है, एंड ग्लोबिन वाला पार्ट अलग कर दिया जाता है। ग्लोबिन आपको पता है प्रोटीन वाला पार्ट है, तो प्रोटीन रिसाइक्लेशन होगा, रिसाइक्लिंग होगा उसका, एंड जो हीम वाला पार्ट है दैट इज फॉस्फाइलिंग मींस आयरन, तो उससे आयरन रिसाइक्लिंग होगा, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, स्प्लीन इज ऑल्सो, एक जैसे ये ग्रेवियर्ड है ना, वैसे ये स्टोर हाउस भी है, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ा तो ये स्प्लीन ही आरबीसी को सप्लाई भी करता है, अगर मान लो किसी कारण हेमोरेज वगैरह हो गया, बहुत आरबीसी लॉस हो गए, है ना, तो इन दैट केस स्प्लीन कैन आल्सो एक्ट एज स्टोरेज। ओके, ब्लड बैंक बोल सकते हो आप, ठीक है। देन ल्यूकोसाइट, आरबीसी का फंक्शन मैंने बता दिया, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस, दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस, है ना, ऑक्सीजन, CO2, ठीक है। ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल, ये कलरलेस क्यों है, व्हाइट क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें हेमोग्लोबिन नहीं है, हेमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी रेड कलर का होता था, राइट। अब यहाँ पर हेमोग्लोबिन है नहीं, तो दीज आर व्हाइट कलर। नाउ दे आर लेजर इन नंबर, इनका नंबर 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ओके, एंड
ल्यूकोसाइट को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट आर, अगर आप देखोगे इन सारे को, आप देखो और इनको देखो, इनमें आपको दिख रहा है ऐसे कुछ ब्लू कलर से दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है ऐसे ग्रैन्यूल साइड तो बना है इन तीनों में, तो these are granulocytes, जिसमें granules present, granulocytes, and these have no granules, these are agranulocytes. अब जो ग्रैन्यूल वगैरह है, इनको जब स्टेनिंग किया गया ना, तो ये लोग स्टेनिंग को पकड़ते हैं। जैसे ये वाला एसिड स्टेन लेता है, एसिड, कौन सा एसिड, इयोसिनोफिलिक, तो ये इयोसिनोफिलिक है, एसिड स्टेनिंग को लेता है। ये बेसिक स्टेन लेता है, बेसोफिलिक, ये किसी भी स्टेन को नहीं लेता, दैट इज न्यूट्रल एसिड को लेता है, तो दैट इज बेस न्यूट्रोफिलिक। ओके, सो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, दिस विल बी टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट। एग्रानुलोसाइट में कौन आएगा, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट नाम स्पेसिफिक फर्क है कहाँ इनका मैचुरेशन होता है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन ऑफ मैचुरेशन। जैसे ये वाला बोन मैरो में होता है, तो ये बी लिम्फोसाइट, ये टी इनके थाइमस में होता है। ठीक है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अब एक चीज याद रखो, ये पार्ट पूछा जाता है, अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊं ना, ऑर्डर ऑफ, मतलब कितने परसेंट है टोटल आरबीसी में से, कौन सा आरबीसी का कौन सा मतलब टाइप कितने परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो उसका एक ऑर्डर होता है, दैट इज NLMEB। अच्छा, क्या कर सकते हो, ठीक है, NLMEB। न्यूट्रोफिल, ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 65%। फिर आएगा लिम्फोसाइट, सॉरी लिम्फोसाइट, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 20 to 25। मोनोसाइट, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्स 6 to 8%। eosinophil 2 to 3, बेसोफिल 1, 0.5 से 1। आप अगर जब आओगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वगैरह में, तो जब डब्ल्यूबीसी काउंट करना होता है ना, तो आप देखोगे कि 100 सेल काउंट कर लिया, कभी कभी बेसोफिल मिलेगा ही नहीं, बहुत कम मिलता है बेसोफिल। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा यूसिनोफिल, मैक्सिमम पोर्शन आपको न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट ही दिखेगा। मोनोसाइट भी कभी कभार ही दिखते हैं, ठीक है, कम दिखते हैं, मतलब बट होते हैं, ठीक है, बट बेसोफिल बहुत चांस कम होते हैं, ठीक है, शायद दो तीन स्लाइड मिलके एक साइड में मिल जाए, ठीक है, 100 सेल काउंट करोगे शायद आपको दिख जाए, ठीक है, दीज आर वेरी लेस इन नंबर। सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट है, देन सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन इयोसिनोफिल, देन बेसोफिल। अब फंक्शन बताओ, न्यूट्रोफिल का फंक्शन एंड मोनोसाइट, इन दोनों का फंक्शन है मेनली फैगोसाइटिक, दैट मींस डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या बताओ, लिम्फोसाइट आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है लिम्फोसाइट। अगर अब इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो लिम्फोसाइट का वगैरह कुछ नहीं होता। तो बी एंड लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यून सिस्टम, आपने पढ़ा होगा ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट देता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट देता है। ठीक है, सो ये सर इम्यूनिटी। eosinophil का फंक्शन बताओ, सो इसमें वाला पार्ट देख लो, eosinophils are, they resist infection. Now how will they resist infection? This resist infection because they are associated with allergic reactions. मान लो कभी एलर्जी वगैरह हुआ तो उसको रेजिस्ट कौन करता है, दैट इज eosinophil। एंड who is responsible for inflammatory reaction, that is basophil। बेसोफिल सबसे कम है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए क्या क्या रिलीज करता है, लाइक हिस्टामिन रिलीज करता है, हेपारिन रिलीज करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, कोई और एक ऑप्शन दे देगा, रेनिन दे देगा, तो दैट इज द आंसर, राइट। सो these are the functions and percentage of all the leukocytes. टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स, सो प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, और ये ना सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, अगर आप बोलो कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेटलेट में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये कंप्लीट सेल नहीं है, आपके सेल के फ्रैगमेंट्स वगैरह देखें, आप यहाँ पर देखो रहेगा, सेल नहीं, देखो सेल के फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं आपको। एंड जब प्लेटलेट काउंट वगैरह आप करोगे तो आप देखोगे ना, प्लेटलेट दिखते ही नहीं यार, वो फोकस को चेंज करना पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो तभी जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होकर चमकते हैं प्लेटलेट्स फ्रैगमेंट वगैरह। ठीक है, बट इनका नंबर डब्ल्यूबी से ज्यादा था, दैट इज 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, एक टाइप के प्रीकर्सर सेल बोल सकते हो आप, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट इन द बोन मैरो, वहां से बनते हैं।
So their precursors are megakaryocyte present in bone marrow. And what are their function? Their function is coagulation of blood. ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये हेल्प करता है। प्लेटलेट कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जो आपने पढ़ा है ना, वो क्लॉटिंग फैक्टर के ब्लड कोआगुलेशन का एक पाथवे होता है, कास्केड पाथवे। मतलब उसमें क्या होता है कि मान लो किसी जगह कट गया, तो पहले टिश्यू से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, एंड प्लेटलेट, उस जो प्लेटलेट पास कर रहा है उस एरिया से, कुछ कुछ प्लेटलेट उस कट एरिया से अटैच होने के बाद कुछ रिलीज करेंगे, ठीक है। अब उस फैक्टर रिलीज करेंगे तो वो धीरे धीरे किसी एक एंजाइम को, है ना, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, उसको एक्टिवेट करेगा। वन ऐसे करके, मतलब 12, फिर 12 11 को, 11 9 को, 9 10 को, ऐसे एक्टिवेट कास्केड पाथवे चलता है। ये उसको एक्टिवेट, ये उसको एक्टिवेट, से फर्दर एक्टिव करते 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 फाइनली जाकर फाइब्रिन मदद से फिब्रिन के क्लॉट बनते हैं। उस फिब्रिन में जाके फिर ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह, प्लेटलेट वगैरह, आरबीसी डब्ल्यू सब चिपक जाते हैं, तो क्लॉट बन जाता है अल्टीमेटली। ओके, सो दिस हेल्प्स इन कोआगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हम क्लॉटिंग आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिंग अबाउट ब्लड ग्रुप्स, आपने देखा होगा कि ब्लड हम जब बोलते हैं ना, तो ये टर्म आपने शायद बचपन से सुना होगा कि हम ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप, क्या आपका ब्लड ग्रुप क्या है? कोई बोलता है मेरा ए ग्रुप है, कोई बोलता है मेरा बी है, कोई बोलता है मेरा ए बी है, कोई बोलता है मेरा ओ है, कोई बोलता है मेरा ए पॉजिटिव है, कोई बोलता है नहीं मेरा बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। आपने सुना ना, ओ नेगेटिव बहुत रेयर है बोलते हैं। तो ये कौन से बेसिस पे करे थे? सो देयर आर बेसिक, बहुत सारे क्या होता है ना, मैं आपको एक बेसिक बताऊं तो, व्हाट इज आरबीसीज? आरबीसीज आर बेसिकली सेल्स। तो सेल के पास रिसेप्टर होगा ऑब्वियसली, है ना, सेल के सरफेस में रिसेप्टर होंगे, एंड वो कुछ स्पेसिफिक एंटीजन को देखकर अपने जो रिसेप्टर है उसका, है ना, तो एंटीबॉडी भी होंगे, सेल्स प्रोड्यूस करेगा किसी एंटीजन के अगेंस्ट, राइट। सो इसी बेसिस पे कि हाँ, कौन से आरबीसी के सरफेस में किस टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव, हमने कुछ ग्रुपिंग किया है, लाइक एबीओ, आरएच, एमएन, बट मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड आर एबीओ एंड आरएच। आपने देखा होगा ज्यादातर बोलते हैं ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव के बाद और कुछ नहीं बोलते, क्यों? आप ए पॉजिटिव से, ए से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बोल रहे हो, एंड पॉजिटिव से आरएच ब्लड ग्रुपिंग को बता रहे हो, ठीक है। सो व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? फर्स्ट अंडरस्टैंड। सो ये समझो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज गिवन बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट एज लैंगस्टेनर। ओके, ये इतना ज्यादा यूजफुल है कि पहले क्या करता था, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह नहीं था, तो किसी के भी ब्लड, किसी को हम सोचते कि इसका ब्लड इसको दे देंगे तो हो जाएगा, है ना, ब्लड कम। लेकिन उससे क्या होता है फिर, रिएक्शन वगैरह होने लगते हैं, रेजुलेशन एंड अल्टीमेटली डेथ, राइट। सो अभी जब हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं कि हाँ इस बॉडी के लिए कौन सा ब्लड परफेक्ट रहेगा, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव ही ब्लड दो, ठीक है। अगर कोई गलत कर दिया तो फिर यार बचना मुश्किल होता है, ठीक है। सो दिस आर वेरी यूजफुल इन मेडिकल लाइन। ओके, सो व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का पहला समझो इसका बेसिस क्या है, कि कौन से बेसिस पे आप बोल रहे हो एबी जो बोल रहे हो आप, ए बी सी डी, तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस, दैट इज ए एंड बी। कोई भी जो आरबीसी है ना, कोई भी जो आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन प्रेजेंट है कि बी एंटीजन प्रेजेंट है कि कोई भी एंटीजन नहीं है, या फिर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। ऐसे बस ना, किसी के पास ए है, किसी के पास बी है, किसी के पास कुछ भी नहीं, किसी के पास ए भी दोनों है। तो बेस्ड ऑन दिस कि किसके पास क्या प्रेजेंट है, कौन सा, ये क्या है, सरफेस एंटीजन। ओके, सिमिलरली अगर मान लो इस आरबीसी में ए एंटीजन है, तो उसका जो खुद का बॉडी है, वो तो क्या करेगा, दिखेगा कि हाँ यार इसके बॉडी में ए है, दैट मीन्स वो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा कि बी के खिलाफ? अभी बताओ। अगर ये मान लो मैं किसी एक इंडिविजुअल को लेता हूँ, इस इंडिविजुअल में इसके ब्लड, इसके आरबीसी में ए सरफेस एंटीजन, ठीक है। तो इसके जो प्लाज्मा होगा, इसके ब्लड में जो प्लाज्मा, उसमें उसके लिए ए फॉरेन पार्टिकल है कि बी फॉरेन पार्टिकल है? उसने तो बचपन से ए देख रखा है, बी को कभी नहीं देखा, तो उसके तो बी फॉरेन पार्टिकल है ना। तो उसके बॉडी में, उसके प्लाज्मा में कौन से टाइप के एंटीबॉडी होगा? एंटी बी एंटीबॉडी। समझ में आया? अब जो बी है, उसके उसके लिए कौन फॉरेन पार्टिकल है? ए, तो इसके कौन सा होगा? एंटी ए। अब जो ओ है, मान लो ओ मतलब जिसमें कोई भी एंटीजन,
कोई भी एंटीजन नहीं सरफेस, ए भी नहीं है बी भी नहीं, तो इसके लिए ए भी फॉरेन बी भी फॉरेन, तो इसके लिए क्या होगा, इसके पास एंटी ए भी है एंटी बी भी है, इसके लिए दोनों के लिए खिलाफ इसमें गोली बना के रखते हैं। अब मान लो जिसके पास ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो उसके लिए तो कुछ भी फर्क नहीं है, वो बोल रहा है कि मेरे पास तो ए भी, मैं तो ए को भी जानता हूँ बी को भी जानता हूँ, तो किसी के भी खिलाफ नहीं करेगा, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीबॉडीज। ओके नील, इसमें क्या होगा, नील एंटीबॉडीज। अब तो बेस्ड ऑन दिस, ये देखो ये जो बॉक्स यहाँ पर गिवन है, जो जिस आरबीसी के पास ए एंटीजन है अपने सरफेस में, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबी है, और हमने बोला था कि बेस्ड ऑन द कौन सा सरफेस एंटीजन प्रेजेंस है कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंस है, हमने ग्रुपिंग किया है। तो जिसके एंटी सरफेस में ए एंटीजन है, हमने उसका नाम दे दिया ए ब्लड ग्रुप। जिसके सरफेस में बी एंटीजन है, उसका हमने नाम दिया बी ब्लड ग्रुप। जिसके सरफेस में ए और बी दोनों है, उसका हमने क्या नाम दिया, ए बी ब्लड ग्रुप। जिसके पास कुछ भी नहीं है, दैट इज जीरो, दैट इज ओ, है ना, जीरो को बोलते हैं ना ओ, तो कुछ भी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नील, दैट इज जीरो, मतलब ओ। ठीक है, अब और एक चीज जो समझना इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये बॉक्स मैंने यहाँ पर अपने आपको बता दिया साइड में, लेकिन यहाँ पे देखो, जिसके पास ए एंटीजन है उसके प्लाज्मा में एंटी बी है, जिसके पास बी है उसके पास एंटीबॉडी क्या है, एंटी ए। जिसके पास ए बी दोनों है उसके लिए पास नील कुछ भी नहीं है। जिसके सरफेस एंटीजन नील है उसके लिए दोनों फॉरेन, तो दोनों एंटी ए भी है एंटी बी भी है। अब एक चीज सोचो, जो ये ए ब्लड ग्रुप वाला है ना, इसके बॉडी में, ये ए ग्रुप ब्लड ग्रुप वाला है राइट, इसके बॉडी में एंटी बी प्रेजेंट है इसके प्लाज्मा में। अगर मैं बाहर से इसको बी ब्लड ग्रुप का खून दूं, ठीक है, अगर बी ब्लड ग्रुप का हमने ब्लड इसको दिया, तो बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस में क्या होगा, बी एंटीजन। जब ये बी एंटीजन को दिखेगा ये एंटी बी, तो वो तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने लगेगा, है ना, उससे करके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा फेगोसाइट्स। तो ऐसा करके तो फिर ब्लड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उससे। तो जिसके पास भी ये बी एंटीजन है सरफेस में, उससे ये ब्लड नहीं ले पाएगा, राइट। तो किससे नहीं ले पाएगा, बी ग्रुप से नहीं ले पाएगा, ए बी ग्रुप से नहीं ले पाएगा, लेकिन ओ ग्रुप दे सकता है, ए ग्रुप तो दे ही सकता है क्योंकि ए तो सिमिलर टाइप के। ओ भी दे सकता है क्योंकि ओ के सरफेस में कुछ है नहीं, तो इसके लगेगा ये तो है नहीं फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। अब जो बी ब्लड ग्रुप है इसका भी सेम है, ये बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ये ए से नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता। ओ जो है इसके ब्लड, इसके जो प्लाज्मा इसमें एंटी ए भी एंटी बी भी है, ये ना किसी से भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये अगर एक ब्लड ग्रुप भी इसको देगा तो बोलेगा यार ये फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि उसको तो कभी नहीं लिखा था वो, ठीक है ना। तो ओ ब्लड ग्रुप किसी से भी नहीं ले सकता, लेकिन वो दे दोनों को सकता है, दैट इज व्हाई इट इज द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। ओके, ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। एंड अगर ए बी ब्लड ग्रुप को देखो, तो ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में तो कुछ भी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो दैट मीन इसको किसी भी टाइप का ब्लड दे दो, उसको तो कुछ भी फॉरेन नहीं लगेगा, so that is universal acceptor. Okay, this is universal acceptor. Universal donor acceptor, पूछे जाते हैं universal donor and universal recipient और acceptor, ठीक है। एंड वही से दिखा है कि डोनर्स कंपेबिलिटी इज टेस्ट, किसी भी ब्लड को जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, तो उससे पहले क्या किया जाता है, उनका केयरफुली मैच किया जाता है ब्लड ग्रुप, सो दैट डोनर इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, है ना। ताकि क्या होगा, अगर आपने गलत खून दे दिया, जैसे मैंने बताया, आपने अगर ए, किसी को ए था आपने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो उसके लिए तो फॉरेन पार्टिकल है, वो सारे के सारे जो बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके खिलाफ फिर एंटीबॉडी बनाना लगेगा, तो उससे क्या होगा, सारे जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, है ना, दैट विल कॉज अ सीवियर कंडीशन। ओके, सो अवॉइड दिस, हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट आरएच, आई होप आपको एवीओ ब्लड ग्रुप समझ में आ गया है। व्हाट अबाउट आरएच, तो आरएच क्या है ना, ये भी कुछ सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या कि आरएच नाम तो ये आया है रेसस मंकी से। पहले हमें ना हमने देखा कि ह्यूमन आरबीसी में एक टाइप का और एक टाइप का सरफेस एंटीजन दिखता है, ठीक है। लेकिन ये एंटीजन पहले हमने डिस्कवर इसमें किया था, पता है, एक मंकी था रेसस मंकी, जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव है ह्यूमन के, तो ह्यूमन जैसे बहुत सारे फीचर्स
शेयर करते हैं, है ना। तो देखा गया कि ह्यूमन आरबीसी के 80% ह्यूमंस में, और 80% ह्यूमंस हैव, इनके पास ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। वो जो एंटीजन जब हमने आरएच रिसर्च मंथ से डिस्कवर किया था, वो प्रेजेंट है। तो जिनमें वो प्रेजेंट है उसको नाम दिया गया आरएच पॉजिटिव, और जिनमें ये एब्सेंट है उनको नाम दे दिया गया आरएच नेगेटिव। क्लियर। तो अब सोचो, कोई एक पर्सन है, उसके आरबीसी में ए ब्लड ग्रुप है, ए सरफेस एंटीजन है ना, उसके आरएच भी है। तो उसके प्लाज्मा में एंटी आरएच होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। उसके लिए आरएच तो मतलब जाना पहचाना है, उसके सिर्फ एंटी बी होंगे, राइट। अब मान लो कोई और एक पर्सन, उसके सरफेस में एंटीजन ए है एंड आरएच एंटीजन नहीं है, उसके लिए तो आरएच, उसके बाद एंटी बी तो होगा ही, उसके साथ एंटी आरएच भी होगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी भी, एंटीबॉडी भी होगा। क्यों? तो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जो आरएच नहीं है, ए नेगेटिव पर्सन, इसको अगर आप कोई भी पॉजिटिव ब्लड दो, ए पॉजिटिव, ये किससे ले सकते हैं? ओ से एंड ए से। तो आपने अगर ओ पॉजिटिव या ए पॉजिटिव दे दिया, तो उसको तो लगेगा कि आरएच फॉरेन पार्टिकल है, तो उसके खिलाफ उसके पास एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा ना, उसके पास फेगोसाइटिस के डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। क्लियर। सो दैट्स ऑल। अब ये समझो, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो मैंने बताया कि हाँ, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग, इसका एक एग्जांपल हमें बहुत ज्यादा दिखता है। कब? दैट इज, आपने सुना भी होगा, आई थिंक नहीं सुना तो बता दूं, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स। वेरी कॉमन केस एंड वेरी सीवियर केस। ओके, व्हाट हैपन इन दिस केस इज कि इसमें ना एक, मान लो आरएच पॉजिटिव फादर एंड आरएच नेगेटिव मदर, इनका शादी होता है, तो इनके बच्चे के, क्योंकि आरएच एक डोमिनेंट, इनका तो जीन है, वो डोमिनेंट जीन है, तो उसके बच्चे में क्या होगा? ऑब्वियसली दे विल बी आरएच पॉजिटिव। और जो फर्स्ट बेबी होता है उसको कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि हमें पता है प्लासेंटा मैटरनल ब्लड और फिटल ब्लड को अलग करता है, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, तब प्लासेंटा टूट जाते हैं, तो तब चांस रहता है कि इस फिटल ब्लड अपने मैटरनल ब्लड से एक्सपोज हो जाए। तो अगर एक्सपोज एक बार हो गया, तो मदर के आरएच नेगेटिव बॉडी को जब आरएच पॉजिटिव एक्सपोज होगा, उसके बॉडी में एंटी आरएच प्रोड्यूस होगा, राइट। अब नेक्स्ट टाइम जब सेम मदर वही आरएच पॉजिटिव को परसीव करे, कॉन्सीव करेंगे, तो इसके लिए एंटी आरएच बनाते हैं ना, ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जो आरएच के खिलाफ जो एंटीबॉडीज वगैरह बने थे, दीज आर प्लासेंटा परमिएबल। सो ये प्लासेंटा से पास करके उस बेबी के अंदर जाएगा, और उसके जितने भी आरएच पॉजिटिव आरबीसी सबको डिस्ट्रॉय करेगा। अब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन वगैरह सब, आयरन वगैरह सब जमने लगेगा। ओके, ही विल फेस बिलिरुबिन वगैरह बहुत ज्यादा बनेंगे, तो जॉन्डिस दिखेगा, है ना। अ, ठीक है ना। पैदा होने से पहले उसके बॉडी में जॉन्डिस दिखता है। नेम क्या है बताओ? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बीए के नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसके जितने भी, आप अगर देखोगे ना आरबीसी के जो ग्रोथ, अगर आप मैचुरेशन देखो, तो एक फेज आता है एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट से ही जाके फिर, है ना, ब्लास्ट सेल बनते हैं पहले, नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, ऐसे होगा। तो उस ब्लास्ट सेल के बाद ही ये फिर एरिथ्रोसाइट्स, मैच्योर एरिथ्रोसाइट वगैरह बनते हैं। तो उस ब्लास्ट, ज्यादातर सेल क्या होते हैं, जो मैच्योर सेल होता है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ज्यादातर सेल आपको दिखेगा, जितना ज्यादा सेल डिस्ट्रॉय होगा, तो बॉडी उतना ज्यादा प्रोड्यूस भी करने लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको एकदम नए नए सेल दिखेंगे, तो ब्लास्ट सेल बहुत दिखता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस, ठीक है। फिटल के बॉडी में ब्लास्टोसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके कॉमन फीचर्स होते हैं कि जॉन्डिस वगैरह होगा। अब इतने ज्यादा बिलिरुबिन वगैरह हो गए, तो वो ब्लड से जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। सो हेपाटोमेगाली वगैरह दिखेगा, मेंटल रिटार्डेशन विल बी देयर, एंड अल्टीमेटली इट कैन कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस एंड आल्सो डेथ, कैन बी डेथ, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज वेरी कॉमन। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? जो आरएच एंटीबॉडी बना था ना आरएच के खिलाफ, तो उसके खिलाफ हम एंटी आरएच एंटीबॉडी डिलीवर, जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रहे चाइल्ड का, उसी डिलीवरी के बाद ही हम एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देते हैं, ताकि वो जो एंटी आरएच बना था उस मम्मी के बॉडी में, है ना, इम्यून सिस्टम में, वो फर्दर सेकेंड टाइम जो बच्चा कंसीव हो रहा है उसको कोई इफेक्ट ना करे, ठीक है।
सो आई होप दिस क्लियर। आई एम टॉकिंग अबाउट कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या है, मान लो जब मैं आपको बताया था कि आपके मान लो किसी जगह पे कट आ गया, ठीक है, तो क्या वो ब्लड हमेशा फ्लो करते रहते कि कुछ देर बाद बंद हो जाता, कुछ देर बाद बंद हो जाता, राइट। सो हाउ दिस हैपन, इसमें क्या होता है कि मैंने बताया ना कि इसमें कास्केड मैकेनिज्म है। बस कास्केड मैकेनिज्म की एक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, वो दूसरे रिएक्शन का फिर दूसरे रिएक्शन को वो एनहांस कर रहा है, राइट। सो लाइक दैट ओनली क्या होता है, किसी जगह इंजरी होने से उस एलिमेंट वहां पर क्या होता है फाइब्रिन, इनएक्टिव फाइब्रिन वजह से फाइब्रिन बनता है। कैसे, एक एंजाइम थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कैसे बनता है, वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। प्रोथ्रोम्बिन को कौन बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेस। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कहाँ से आता है, कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। तो कैस्केड प्रोसेस बहुत से फैक्टर्स आते हैं उसमें, फैक्टर 4 वगैरह होता है जो कैल्शियम है, ठीक है, एंड फैक्टर 9 10 आपको पता होगा, बहुत से फैक्टर। अल्टीमेटली क्या होता है, बनता है थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस जाके प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन फिर फिब्रिन से फिब्रिन, और ये फिर भी क्लॉट बनता है, इसमें जाके फिर फॉर्म एलिमेंट्स बनते हैं, अल्टीमेटली क्लॉट बनता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेटलेट का, ठीक है, प्लेटलेट, कैल्शियम, ऑल दिस। चलो, लिम्फ। एक हमने ब्लड कंप्लीट कर लिया, एक बॉडी फ्लूइड था, ब्लड, ठीक है। अब और एक ब्लड दिखता है और एक बॉडी फ्लूइड दिखता है। बॉडी फ्लूइड मतलब वही सब फ्लूइड जो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को मूवमेंट, उनको यहाँ से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर रहे हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हैं, गैसियस प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टिश्यूज को, एंड एसटीडी प्रोडक्ट्स को टेक अवे फ्रॉम द टिश्यूज आल्सो, ओके। सो दिस इज फर्स्टली डन बाय ब्लड। और अदर देन ब्लड एक और टाइप के फ्लूइड दिखा, दैट इज टिश्यू फ्लूइड। ये क्या होते हैं ना, जो टिश्यू है अगर देखोगे तो टिश्यू के बिटवीन द सेल्स यू विल फाइंड, है ना, आपको कुछ और फ्लूइड दिखेगा, दैट इज लिम्फ। जब भी ब्लड, मान लो किसी टिश्यू में ब्लड कैपिलरी बनाता है, राइट, ओब्वियसली ब्लड कैपिलरी बना के, तो जब ऐसा करता है तो उसमें क्या होता है कि इसके जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो कैपिलरी से लीक कर जाते हैं। जो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो तो रह जाता है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल पार्ट्स है वो ब्लड का मैक्सिमम पार्ट दे मूव आउट, है ना, कहाँ, बिटवीन द स्पेसेस ऑफ सेल, ये जो स्पेस है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और इसके बीच में फिर CO2 और O2 का ट्रांसफर वगैरह ये सब एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसके रिप्रोडक्शन होते हैं। अब फिर ये जो इंटरसेलुलर स्पेस में ये जो न्यूट्रिएंट वगैरह रह गया, ये लोग क्या होते हैं, फिर एक ड्रेनिंग मैकेनिज्म है जिसमें से ये सब कुछ फिर ड्रेन होके एक, है ना, नेटवर्क टाइप का वेसल्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फेटिक्स। इन लिम्फेटिक्स के थ्रू अल्टीमेटली जाके वेन, लार्ज लार्ज वेन्स में जाके वो कनेक्ट होते हैं। तो लिम्फ इज नथिंग बट अ कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocytes, इसमें ज्यादातर lymphocytes से आपको दिखेगा, है ना। So अगर lymphocytes are this helps in immune response of the body and also an important carrier of nutrients, hormone and other nutrients also, ठीक है। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा कि इंटेस्टाइन में फैट वगैरह जो कहाँ किससे अब्सॉर्ब होते हैं, मैक्सिमम पार्ट लैक्टियल से, है ना, तो फैट अब्सॉर्प्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं लैक्टियल्स, ओके। दिस आर ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लिम्फ। चलो, टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी पाथवेज, मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी पैटर्न दो टाइप के होते हैं। कैसे, एक होता है कि जैसे हमारे बॉडी में अगर देखोगे आप, हमारे बॉडी में क्या है, एक हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, हार्ट से आर्टरी बनते हैं, आर्टरी जाके ऐसे कैपिलरी बनाता है, कैपिलरी जाके फिर वेन्स, वेन अल्टीमेटली फिर हार्ट में वापस, वही हार्ट जाके फिर लंग्स में जाते हैं, ठीक है, इन लंग्स this will become purified and again once again come and then it will go like this। तो हमेशा ब्लड कैन एक अ, जो वेसल्स है उनमें हमेशा रहता है, कभी भी फ्री स्पेस में ओपन नहीं होना ब्लड, ठीक है। सो दिस आर टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेशन। बट इन लोअर एनिमल्स अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, वेसल से ऐसे आते हैं बॉडी फ्लूइड्स, आके वो किसी ओपन स्पेस में ऐसे खुल जाता है ना। अगर आप एनिलीड्स वगैरह, सॉरी, अगर आप अर्थवर्म्स वगैरह को देखोगे, ठीक है, आर्थो, नहीं, आप जैसे मान लो आर्थ्रोपोड देख लो, एक आर्थ्रोपोड, कॉकरोच आपने पढ़ा ना, मोलस्क, तो नहीं कहते ऐसे ओपन स्पेस होते हैं, इन्हें कहते हैं हेमोसील, बॉडी सील मतलब बॉडी कैविटी। तो जाके
बॉडी फ्लूइड हार्ट पंप करता है बॉडी ब्लड को, वो जाके फिर किसी एक ओपन जगह में खुल जाता है, एक स्पेस होते हैं वहां खुल जाता है। इसके बीच में फिर O2 CO2 इनके एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रिएंट हार्मोन सब कुछ एक्सचेंज होता है, फिर वापस ये ब्लड में आते हैं। तो ये हमेशा ब्लड जो है बॉडी फ्लूइड है वो हमेशा वेसल्स में नहीं है, वो कभी कभी जाकर डायरेक्टली टिश्यू और टिश्यू वगैरह इनमें प्रेजेंट है। ये जो बॉडी कैविटी है इसमें बात है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड, so in this case, heart passes through large vessels and is open into the open spaces or body cavities, जिन्हें हम साइनस कहते हैं, है ना। और उनमें ही जो टिश्यूज वगैरह वो स्पेस में रहते हैं तो डायरेक्टली एक्सचेंज होता है उनके बीच में। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमेशा एक ब्लड वेसल है, और वेसल्स के वजह में वो ब्लड वेसल के, है ना, उसके वॉल के बीच में ही एक्सचेंज होता है। आपने देखा होगा लंग्स में, क्या देखा है ना आपने, रेस्पिरेटरी में आपने पढ़ा होगा कि हाँ ब्लड वेसल होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, फिर एल्वियोलाई होते हैं, इनके बीच में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। सो इन आवर केस इज ऑलवेज क्लोज्ड, है ना। हमेशा ब्लड के एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में हमेशा बंद रहता है जो बॉडी फ्लूइड है। सो दिस, और इससे फायदा क्या है कि इसको हम, अगर मान लो आपका, एक मान लो कोई ऐसे पानी दे रहा है कि उसका पानी खुले, मतलब किसी जगह पे जाके खुल जाता है, फिर वहां से ड्रेन ड्रेन बना के वो भेज रहा है। लेकिन आपके पास क्या है कि आपने प्रॉपर पाइप में लगा रखा है, तो आप कभी भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो, आप कभी भी इसको रेगुलेट कर सकते हो। प्रेशर बढ़ा कम घट गया तो प्रेशर बढ़ा सकते हो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, अगर, है ना। लेकिन वहाँ उस केस में अगर प्रेशर घट गया तो आप क्या करोगे, है ना। यहाँ पर आप प्रेशर भी इसको रेगुलेट कर सकते हो, इसके डायरेक्शन को रेगुलेट कर सकते हो, एवरीथिंग कैन बी रेगुलेटेड, ओके। So that's why it is more precise and more regulated. Okay, closed, then open. अब closed किसमें दिखेगा आपको, एनालिड से देकर कॉर्डेट तक सब नहीं, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स इन दोनों फाइलम में ही बस आपको क्लोज्ड दिखेगा। बाकी आर्थ्रोपोड बोलो आप, मोलास्क बोलो आप, एकाइनोडर्मेटा बोलो, सब में क्या दिखेगा आपको, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हम बाकी चीजों को, बाकी ऑर्गेनिज्म के भी सर्कुलेटरी मैकेनिज्म देखेंगे। तो क्या होता है ना कि एकदम बेसिक, अगर मैं आपको कॉर्डेट्स से शुरू करूं, वर्टिब्रेट्स आपने पढ़ा होगा, तो वर्टिब्रेट्स में पहला कौन सा है, फिश। तो फिश में क्या है, उसमें दो चेम्बर का हार्ट है, उसमें ऐसा है, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेट होकर जाता है बॉडी के थ्रू सर्कुलेट के, फिर डीऑक्सीजनेट आता है, ऑक्सीजनेट। तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट मिक्स हो रहा है, ठीक है। सो फिशेस हैव अ टू चेम्बर्ड हार्ट, जिसमें एक एट्रियम एक वेंट्रिकल हमेशा मिक्स होते रहते हैं। अब एम्फीबियंस में क्या हुआ, थ्री चेम्बर्ड, थ्री चेम्बर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इसमें से क्रोकोडाइल हटा दो, ठीक है। इनमें क्या है, दो एट्रियम एक वेंट्रिकल। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेकिन फिर दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद फिर वो मिक्स ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स, birds and mammals, these have a four chambered heart, मतलब दो एट्रियम दो वेंट्रिकल। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजन ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड चल रहा है, और ये जो राइट वाला पार्ट है इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कभी कभी मिक्स ही नहीं हो रहा हार्ट के बीच में। सो दिस इज वेरी यूजफुल। एंड इससे क्या होता है, प्रेशर, मतलब और प्रेशर होना है कि वहां पर मिक्स ब्लड है तो कंप्लीटली आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पर से आता है ओब्वियसली, ओके। सो एंड यू कैन सी देयर आर टू टाइप सर्कुलेशन, पहले डीऑक्सीजनेटेड आया, ये राइट एट्रियम ने इसको पंप किया, ये लंग्स के पास गए, लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड किया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इस में जाता है, देयर इज अ डबल सर्कुलेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस लाइक फिश वगैरह, इनमें एक ही बार आ रहा है, तो एक बार हार्ट से एक बार ही ब्लड पास कर रहा है, तो दिस आर सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओके। आई होप इट्स क्लियर। नाउ यू ह्यूमन, अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हमने बताया था कि इसमें तो कॉम्पोजिशन क्या होगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि क्यों,
इसमें मेन जो बॉडी फ्लूइड है दैट इज ब्लड। ओके, एंड तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या बताओ। एक है मास्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। वही फ्लूइड जो पास कर रहा है। ब्लड के बारे में हमने डिस्कस कर लिए, अब हमें हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज अ मास्कुलर चेम्बर्ड ऑर्गन, राइट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है वो कंप्लीटली मसल से बना है। ओके, एंड इट इज, अब मसल से, तो मसल कहाँ से डेवलप होता है? अब एम्ब्रियोलॉजी अगर पढ़ोगे तो आपको पता है मेसोडर्म जो लेयर है उस लेयर से बनता है मसल। सो हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। कहाँ प्रेजेंस है? इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। दोनों लंग्स में अगर आप देखोगे, अगर मैं लंग्स को ड्रॉ करूँ तो ओके, हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है, लाइक दिस ओनली। ओके, प्रेजेंट द thoracic cavity between two lungs। और इसका जो साइज होता है, इस साइज ऑफ अ क्लेंज्ड फिस्ट। क्लेंज्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी। अब ये हर किसी का सेम नहीं होगा, ठीक है। आपका हार्ट क्या होगा? आपके जो बंधा है हाथ है ना, आपने फिस्ट बंद कर दिया तो आपका फिस्ट का साइज क्या होगा? मेरा हाथ मेरे फिस्ट के जैसा है ना। खली का हाथ, खली का हाथ, खली का हाथ के मतलब क्लोज फिस्ट के जैसा, क्लेंज्ड फिस्ट। ओके, सो इट डिफर्स। एंड अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट इज पेरिकार्डियम। कार्डियम मतलब हार्ट के बाहर है पेरिकार्डियम, है ना। एंड इट इनक्लोजिंग दो ऐसे लेयर है, तो उसके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी भी होगा जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ये क्या हेल्प करता है? ये फ्रिक्शन वगैरह से बचा से, है ना। अब इट हैज टू चेम्बर्स, फोर चेम्बर्स टोटल, टू एट्रियम्स, टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल। एट्रियम छोटे छोटे चेम्बर्स हैं, वेंट्रिकल द लार्जर चेम्बर्स। ओके, एंड दो एट्रियम के बीच में इंटरमस्कुलर दैट इज इंटरएक्टिव सेप्टम जो राइट एंड लेफ्ट में कर रहा है। एंड एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज प्रेजेंट देयर, जो सेपरेट करता है। सॉरी, वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर, एट्रियम के बीच में इंटरएट्रियल। अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। लेकिन इन सेप्टा है तो क्या हुआ? लेकिन ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ना, इसके बीच में ओपनिंग है, तभी तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में पास करते हैं ना। एंड ये जो ओपनिंग है ये वाल्व से गार्डेड है। वाल्व मतलब क्या पता है? स्फिंक्टर और वाल्व के बीच में डिफरेंस। वाल्व मतलब ये हमेशा वन डायरेक्शनल फ्लो ही अलाउ करेगा, ठीक है। स्फिंक्टर क्या, ओपन करो किसी भी साइड में जा सकते हो, ओपन करो इधर भी आ सकते हो उधर भी आ सकते हो। लेकिन ये वाल्व मतलब एक ही साइड जाएगा, बैकवर्ड फ्लो अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड फॉर्म्ड बाय मास्कुलर फ्लव्स। अब जो राइट साइड के होते हैं, राइट साइड के जो एट्रियोवेंट्रिकुलर फ्लव है दैट इज ट्राइकस्पिड, व्हेयरएज लेफ्ट साइड के क्या है? बाइकस्पिड और मिट्रल valve, ठीक है। एंड जो राइट वेंट्रिकल है ये कि कहाँ ब्लड सर्कुलेट कर रहा है? आप, मैं आपको डाबल सर्कुलेशन पहले से बताता हूँ, ठीक है। डाबल सर्कुलेशन क्या? इसके बाद ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डाबल सर्कुलेशन डिस्कस। डाबल सर्कुलेशन इज ये, आपके टिश्यू से ब्लड आया, टिश्यू है, टिश्यू से कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज हुआ, सब कुछ है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किससे आएगा? वेन के थ्रू आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमेशा वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं करता है ना, आर्टरी में। इसको हमने आर्टरी एंड वेन इस बेसिस पे नाम दिया है कि जो हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आ रहे हैं, है ना, ब्लड जिसका डायरेक्शन हार्ट के टूवर्ड्स होगा वो वेन है, और जो अवे होगा दैट इज आर्टरी, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से आ रहा है, पहले ही जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल पहुंचेगा। राइट वेंट्रिकल ये ब्लड को कहाँ सप्लाई करेगा? लंग्स में। अब अवे ले जा रहा है तो ये भले ही डीऑक्सीजनेट ले जा रहे हैं लेकिन हार्ट से अवे तो जा रहा है ना, तो दिस आर आर्टरीज। pulmonary artery will be supplying deoxygenated blood, ऑलराइट। अब लंग्स में जाने के बाद ये प्यूरिफाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड हार्ट में आ रहा है टुवर्ड्स हार्ट, तो इट इज वेन। pulmonary वेन में कौन से ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस विल कम हियर एंड दिस विल अगेन सप्लाई थ्रू aorta टू वेरियस टिश्यू पास, ओके, थ्रू आर्टरीज। तो देखो, एक सर्किट अगर आप दो केस में देखोगे, दो सर्किट आपको दिख रहा है। एक टिश्यू से लेके हार्ट वाला ये सर्किट, और एक हार्ट से लेके लंग्स वाला ये सर्किट। तो दो सर्किट दिख रहे हैं, दो सर्किट। इसका डबल सर्कुलेशन, कि हार्ट में से ब्लड दो बार पास कर रहा है,
ठीक है, तो इज फॉर्मिंग डबल सर्कुलेशन, सो दिस इज डबल सर्कुलेशन। अब यही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को सप्लाई कर रहा है पाल्मोनरी और आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको दे रहा है आउटर में, तो ये दोनों भी ऐसा नहीं कि खुला है ना, इसमें भी गार्ड तो भाल्व लगा है ताकि एक बार पंप कर दिया फिर वापस ना चलाए। ठीक है, पंप कर दिया फिर भाल्व अगर नहीं रहेगा तो वापस भी तो आ सकता है ना, लेकिन हमको उसमें भाल्व भी प्रेजेंट, तो कौन से टाइप के भाल्व है, जिधर सेमी ल्यूनर भाल्व, क्योंकि ये इसमें शेप ना थोड़ा सेमी ल्यूनर, मतलब ऐसे चांद, ऐसे सेमी ल्यूनर कैसे होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो ऐसे, सेमी ल्यूनर चांद, है ना, ईद का चांद देखा है वही। Okay, so these are guarded with semi-lunar valves. Okay, these valves allows the flow of blood only in one direction. That backward flow is not allowed. Okay, that's what I'm talking. अब हार्ट जो है कम्प्लीटली मसल से बना है। अब एक चीज समझो, हार्ट के मसल ऐसा नहीं है ना कि इनको बोलना पड़ता है कि हार्ट पंप कर, मतलब न्यूरल सप्लाई नहीं देना पड़ता। हार्ट के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज इट हैज अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेटर, दैट इज नोडल टिश्यू। ये टिश्यू क्या है ना, कि दिस आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन। इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन का सप्लाई, ब्रेन क्या करता है, ऑल्टर कर सकते हैं, हाँ जल्दी करना है कि स्लो करना है, लेकिन इनिशिएट ये खुद कर सकते हैं। सो है ना, दे आर सेल्फ एक्साइटेबल। ओके, एंड अब पंप से कौन सा वाला पार्ट कर रहा है, आपने देखा वेंट्रिकल वाला पार्ट ही पंप कर रहा है, राइट वेंट्रिकल लंग्स में भेज रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल फुल बॉडी में। सो वेंट्रिकल का जो थिकनेस है वो एट्रियम से ज्यादा होगा। अब बताओ किस में ज्यादा जोर लगेगा, आप हार्ट से लंग में ज्यादा जाने के लिए ज्यादा जोर लगेगा कि हार्ट से पूरा बॉडी में, बॉडी में ऑब्वियसली। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो थिकनेस है दैट इज मोर देन राइट वेंट्रिकल। अब ये जो मैंने नोडल टिश्यूज बताए, ये कुछ स्पेशल टाइप का नोडल टिश्यू है जो हर जगह प्रेजेंट नहीं है, कुछ कुछ जगह में प्रेजेंट है। लाइक इन हार्ट इफ यू सी इन द एट्रियम, राइट एट्रियम में अपर कॉर्नर में आपको एक दिखता है दैट इज साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड, दिस इज द पेस मेकर ऑफ, मतलब यही वाला पार्ट है जो इनिशिएट कर रहा है। और एक है जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है यहाँ पर, एट एट्रियम में क्लोज टू एट्रियो वेंट्रिकुलर, लेफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर, एक राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है दैट इज एसएन, एक लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है इंटरवेंट्रिकुलर, सॉरी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के यहाँ पर, दैट इज एवी नोड। ओके, एसएन इज द पेस मेकर, मतलब यही डिसाइड करता है कि हार्ट कितने बार पंप करेगा, इनिशिएट भी यही करता है, यही डिसाइड करता है कि हार्ट रेट कितना होगा। ठीक है, और बाकी जो एवीएन वगैरह है ना, जैसे देखो एसएन कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 7 to 75 रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रोल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेसमेकर। ओके, एवीएन भी पंप करता है लेकिन इसका कम होता है, कुछ 20 से 30 होता है। ओके, एंड अब ये एवीएन क्या करता है, फिर एवीएन से कुछ फाइबर्स निकलते हैं। ओके, दिस फाइबर्स विल कनेक्टेड टू दिस इंटरनोडल फाइबर। इंटरनोडल फाइबर क्या कर रहा है, एसीएन से एवीएन कनेक्ट कर रहा है, एवीएन से फिर ये फाइबर क्या करेगा बताओ, और एक फाइबर बनेगा एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइबर, जो यहाँ से निकलेगा दैट इज एवी बंडल। एवी बंडल ये वेंट्रिकल के वॉल में आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट। दिस विल डिवाइड, एंड ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एकदम टॉप में जाकर डिवाइड करने के बाद इधर माइन्यूट ऐसे छोटे छोटे लास्ट में जाके एकदम माइन्यूट माइन्यूट दे देगा, हम कंप्लीट हार्ट को कवर कर लेंगे। दिस विल गिव ब्रांचेस एंड गिव राइज टू मिनरल फाइबर्स। ठीक है, जिसको हम कहेंगे पार्किंजी फाइबर्स। अब इनके पास प्रॉपर्टी होता है कि इनके खुद के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज नॉट एक्साइटेबल, मैं बताया था। ठीक है, चलो अब कार्डियक साइकिल। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल इज नथिंग बट इट इज कि हार्ट पंप कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट में कार्डियक साइकिल क्या है, पहले ब्लड आया राइट एट्रियम में, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, वो राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, ये सब ऐसा है कि अलग अलग से हो रहा है एक ही साथ। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है बालमोना एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जा रहा है आउट आउटर में, फिर ये ब्लड फिर ये रिलैक्स करता है ना, डिऑक्सीजन ब्लड फिर फील हो रहे हैं लेफ्ट राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में।
ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में फिर फील हो रहे हैं। ठीक है, फील होने के बाद यहाँ पर फील हो गए, फील हो गए, फील हो गए। फिर इसमें से ब्लड, राइट एट्रियम से ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो ये जो साइकिल है ना, बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, बिटवीन दो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, ये जो साइकिल है, साइकिल बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन एंड दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में भी टाइम है, एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, दैट इज कार्डियक साइकिल। ओके, तो इसमें क्या क्या होगा, वेंट्रिकुलर मसल का कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे एंड रिलैक्सेशन भी होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टम विल बी देयर, डायस्टोल विल आल्सो देयर। ओके, चलिए। एंड टॉकिंग अबाउट, अगर आप देखो एक हार्ट कितने में पंप करता है, 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। सो 60 मिनट डिवाइडेड बाय 72, दिस विल कम एज 0.8, 0.8 सेकंड एक कार्डियक साइकिल में चाहिए। अब हार्ट हर बारी जब पंप करता है तो वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करता है, तो एक मिनट में 70 इंटू 72, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5000 ml, अप्रोक्स 5 लीटर के आसपास ब्लड ये वेंट्रिकल पर मिनट में पंप करता है। ठीक है, सो जो ब्लड वो स्ट्रोक में करता है, एक पंपिंग में एक वेंट्रिकल जितना सारा ब्लड सप्लाई करता है 70 ml, सो दैट विल बी स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड अगर मैं बोलूँ कुछ आपको स्ट्रोक, मिनी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो एक मिनट में जितना कर रहा है, दैट इज 5 लीटर्स। ओके, एंड एक यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कौन सा, ये रहा, यहाँ जो, दैट इज, वेट, क्वेश्चन, स्ट्रोक वॉल्यूम को और एक नाम है, दैट इज बीट वॉल्यूम। एक बीट में कितना सारा पंप कर रहे हैं, दैट इज 70 ml। ओके, बीट वॉल्यूम इज 70 ml एंड मिनट वॉल्यूम इज 5000 ml और 5 लीटर। क्लियर, एंड दैट इज द कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में कितना कर रहा है, हाँ वही मिनट वॉल्यूम में कार्डियक वॉल्यूम है, राइट। सो इफ यू राइट आंसर, इट विल लाइक कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 72 into 70, अप्रोक्सीमेटली 490, लाइक 5 लीटर के आसपास। अब चेंज कर सकते हैं, मैं बोलूँ कि हार्ट रेट अगर 100 हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम तो 70 है, तो बताओ कितना होगा कार्डियक आउटपुट उस पर्सन का। ऐसे क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, है ना। अब जो कार्डियक साइकिल है, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप अपने चेस्ट में अगर हैंड रखो, तो आप देखो ना, फील कर सकते हो स्टेथोस्कोप से, अगर सुनोगे सुनोगे तो ऐसे भी फील कर सकते हो कि हार्ट ऐसे धक धक कर रहा है। लेकिन स्टेथोस्कोप से सुनोगे तो आपको साउंड सुनेगा, लब डब, लब डब, ऐसे सुनता है। तो ये दो हार्ड साउंड होते हैं। ये हार्ड साउंड क्यों आता है, सो द हार्ड साउंड आर नॉट ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द valves, की valve खुल रहा है इसलिए आवाज आ रही है। valve जब ओपन बंद होता है ना, क्लोजर ऑफ द valves कॉज द साउंड। अब जब ट्राइकस्पिड बंद होता है, ट्राइकस्पिड या फिर बाइकस्पिड, मतलब एट्रियम वगैरह सब एकदम रिलैक्स थे, एकदम कंप्लीट फील कर गए। अब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियल सिस्टोल हुआ, तो सारे ब्लड पहुंच के वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल पंप करेगा, अब वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं, वेंट्रिकल पंप करेगा तो क्या ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आउटर में। तो इसी टाइम में ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व बंद भी हो जाएगा, क्योंकि बंद नहीं होगा तो बैकफ्लो हो जाएंगे ना, फिर वो एट्रियम में पहुंच जाएगा। तो वो जो क्लोजर टाइम है बिटवीन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, सो दैट विल बी लब, द फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनेगा, जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड और स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम। एंड सेकंड कब सुनेगा आपको, हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया आर्टरी एंड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में। अब जब ये valves बंद होंगे, सेमिलुनर valve जब बंद होगा, सेमिलुनर valve बंद होगा, कब बंद होगा, जब वेंट्रिकल डायस्टोल करने लगेंगे। वेंट्रिकल का डायस्टोल करने लगे तो ब्लड फ्लो हो सकता है, तो उस टाइम सेमिलुनर valve बंद हो जाए, है ना, ताकि ब्लड वापस ना आ जाए। तो क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर valve विल कॉल सेमिलुनर, नाम नहीं है, एस, एस फॉर सेमिलुनर, एस फॉर सेकंड। तो सेमिलुनर valve जब बंद होगा तो कौन सा हार्ट साउंड सुनेगा हमें, सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज द क्लियर। तो कभी कभी हम अगर देख रहे हैं कि लब ठीक से नहीं आ रहा, दैट मीन ये क्लोजर नहीं हो रहा, डब ठीक से नहीं आ रहा, मतलब ये सेमिलर हर क्लोज नहीं हो रहे, इनमें कुछ एब्नॉर्मलिटी दिख रहा है, साउंड का स्प्लिटिंग हो रहा है, ऐसे बहुत सी चीजें होते हैं जो आप बाद में आके पढ़ोगे इनको डिटेल में, ठीक है। उनसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हार्ट में कोई डिस्टर्ब हो सकता है, दैट इज स्टेथोस्कोप यूज, है ना, बेसिक कि हाँ लब डब ठीक है, मतलब हाँ हार्ट के वाल्व्स वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह रिलैक्सेशन कुछ ठीक ठाक हो रहा है। और कहीं भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें डिफेक्टिव देखा, हमें एडिशनल साउंड सुनने में मिले, हमने रिलैक्सेशन देखा कहीं कहीं, है ना, एक्स्ट्रा साउंड भी आने लगते हैं, तो इनसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है,
सो एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ईसीजी का नाम कभी नहीं सुना हो। आप हर किसी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, या फिर मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह, मूवी वगैरह, कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा कि अगर आदमी पेशेंट बहुत सीरियस है, वो एकदम आईसीयू में लेटा है और उसके बॉडी में बहुत से तार वार वगैरह लगा हुआ है, एंड पास में टीवी टाइप का मॉनिटर लगा हुआ है। मॉनिटर में ऐसा दिख रहा है, पी पी ऐसा आवाज कर रहा है, पी पी ऐसा देखा है? ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है। जब ये चलता रहता है, हाँ जिंदा है। एकदम सीधा हो गया तो खत्म, है ना? तो ये जो एक ये जो मशीन है, इसी मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, आप सोचो कि ग्राफ का नाम ग्राम क्यों है, बट यही है ना? मशीन का नाम है ग्राफ, और जो ये रिप्रेजेंटेशन आता है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? इट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखा हार्ट के, आपने कार्डियक साइकिल में क्या देखा कि एक कार्डियक साइकिल में हार्ट एक बार रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सारे कुछ फिर रिलैक्स भी करते हैं, वेंट्रिकल एक्टिव सब कुछ, है ना? तो उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली। कैसे? हमने कुछ इलेक्ट्रोड वगैरह लगा दिया, कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उनसे लगा के हमने देखा कि हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हार्ट में डिपोलराइजेशन होते हैं, जब रिलैक्स करता है तो डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो ऐसे करके हमने उसकी एक्टिविटी देखे और उसको हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे। तो इस रिप्रेजेंटेशन से हमें ना एक पैटर्न मिला। तो उससे पहले समझो कि क्या कहाँ कैसे हमने इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया। तो मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है ना? तो क्या होगा, इसमें थ्री इलेक्ट्रिकल, हम लोग कॉमन यूज करते हैं, बहुत से आपने देखा होगा 12 लीड सिस्टम आता है, लेकिन हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो कॉमनली जो यूज होता है, उसमें क्या है कि थ्री इलेक्ट्रिकल रिस्ट रहते हैं। दो रिस्ट में, यहाँ पर एक रिस्ट, यहाँ पर एक लगता है, एक रिस्ट में, दो रिस्ट में दो लग गया, और एक लगता है लेफ्ट एंकल में, लेफ्ट एंकल में। ठीक है, ऐसे करके यूज करते हैं। ठीक है, अब फिर एक पैटर्न हमें मिलता है, दिस इज द पैटर्न ऑफ ईसीजी। इसमें आप अगर देखोगे ना, तो इस पैटर्न में आपको कुछ वेव्स वगैरह दिख रहे होंगे। ये देखो एक वेव पी वेव, फिर देखो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वेव दिख रहा है, नीचे भी जा रहा है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको हम, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और एक वेव है टी। कभी कभी यहाँ पर और एक भी वेव आ जाता है यू, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट टिल दिस आपको ये चारों चीजें को समझ आएगी कि पी वेव क्यों दिखता है, कब क्यू आर एस दिखता है, कब टी। अगर आपको पता है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आपको कहीं पी वेव नहीं दिखा था, आप बोल सकते हैं इसमें पी वेव एब्सेंट है, दैट मींस ये फंक्शन नहीं कर रहा है, क्यू आर एस एब्सेंट है, अब नॉर्मल है, क्यू आर एस ज्यादा है ना? तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पी वेव का रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेव इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। आज जब एट्रियम जब एक्साइट हो रहा है, एक्साइट मतलब डीपोलराइज हो रहा है, सो दैट विल कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम। सो पी वेव इज रिप्रेजेंटिंग द एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम्स। क्यूआरएस क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, है ना? वेंट्रिकल जब डिपोलराइज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। क्यू वेव होने के ठीक बाद ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ टी वेव ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है। तो कंप्लीट साइकिल ही क्या है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्यू आर एस कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव क्या डिपेंड कर रहा है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो कर गया, लेकिन उसके बाद फिर रिलैक्स भी तो करेगा ना, डीपोलराइजेशन, दैट इज टी वेव। अब आप सोच रहे होगे कि भैया पी वेव तो हमने आपने बताया एट्रियल का डिपोलराइजेशन, फिर क्यू आर एस वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, लेकिन ये एट्रियल का डिपोलराइजेशन कहाँ गया? तो एट्रियल का जो डिपोलराइजेशन आता है ना, वो इतना छोटा होता है कि वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के पास ही होता है, तो वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को ओवरलैप कर देता है, इसकी वजह से हमें दिखता नहीं है ठीक से। ओके, यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया, उसका एक्साइटेबिलिटी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका जो डिपोलराइजेशन है, जो छोटा सा वेव है, वो इस वेव के सामने फिर वो मार्ज हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल। ओके, एंड द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ दिस सिस्टम। टी वेव शुरू हुआ, इसका मतलब मान लो ये कंप्लीट, देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, कंप्लीट डिपोलराइजेशन हुआ, इनिशिएट केस में कॉन्ट्रैक्शन एकदम कंप्लीट क्यूआरएस कंप्लेक्स हो गया, दैट मींस कंप्लीट कंट्रैक्शन हो गया। टी वेव शुरू हो रहा है, मतलब रिलैक्सेशन शुरू हो रहा है, रिलैक्सेशन शुरू हो रहा है ना? इट्स एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। तो टी वेव क्या बात कर रहा है
कि सिस्टोल अभी खत्म हो गया है इसका प्रिंसिपल का। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट कर सकते हो किसी भी ईसीजी में। आपको ये पैटर्न शायद ना दिखे, लेकिन आपको ऐसे दिखेंगे, फिर ऐसे दिखेंगे, फिर ऐसे दिखेंगे, फिर ऐसे दिखेंगे। तो अभी कितने सारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है 1 मिनट में। ईसीजी पेपर जो होता है ना उसमें से मिनट मिनट डिवाइड किया जाता है। यहाँ देखोगे 0 0 60 तक काउंट करोगे, 60 सेकंड तक जितने सारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं 60 सेकंड में हम लोग 70 आ रहे हैं, तो 70 हार्टबीट पर मिनट। अब ऐसे काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि ब्रैडिकार्डिया हुआ है, मतलब हार्ट रेट कम घट गया, ये बढ़ गया, ये सब चीजें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट डाउन सर्कुलेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज डायग्राम से पूछ लेते हैं। देखो, वेन का जो लूमेन होता है ना, वो ज्यादा है इन आर्टरी, सॉरी इन वेन ज्यादा देन आर्टरी। लूमेन का साइज ज्यादा है, और इसके जो अगर आप इसका वॉल देखोगे तो वॉल किसका ठीक है, आर्टरी का वॉल ठीक है। ठीक है, दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे, आपने जो कैडेवर हमें देता है मेडिकल फर्स्ट ईयर में आओगे तो उसमें ना वेन्स वगैरह कोलैप्स कर जाते हैं जब ब्लड वगैरह सब साथ कर लिया जाता है तो वेन वगैरह कोलैप्स करते हैं, क्योंकि उनका वॉल उतना ठीक होता ही नहीं। आर्टरी बहुत उसका वॉल ठीक होता है, वो कोलैप्स नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंशिएट कर सकते हो आप कि कौन सा आर्टरी है कौन सा वेन। ठीक है, दैट्स ऑल about system, the cardiac circulatory system, but what how this circulatory system is regulated। ऐसा तो नहीं है कि हाँ हार्ट खुद से सब कुछ पंप तो कर रहा है ना, लेकिन उसको रेगुलेट नहीं कर रहा, नहीं, उसको रेगुलेशन है, ब्रेन भी उसको रेगुलेट कर रहा है। नाउ हार्ट दो मैटर से रेगुलेट होता है, एक होता है इंट्रिंसिकली, दूसरा एक तो नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा ही, और एक वो खुद से भी रेगुलेट होता है। कैसे देखो, heart is regulated intrinsically, that means it is regulated by the nodal tissues, so it is myogenic। क्या कंप्लीटली उसको जो एसएन है, एसए नोड ही उसको इनिशिएट कर रहा है कितना बीट्स होंगे, एंड वही पे उसको रेगुलेट भी कर रहा है, बट इट इज मॉडरेटेड। क्या अभी ना लेग को चाहिए और ज्यादा ब्लड, मतलब अभी लेग आप मान लो एक्सरसाइज कर रहे हो, लेग मसल को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उसको अभी रेस्पिरेशन करना है, तो तब ज्यादा ब्लड सप्लाई करना है, तो ये सब चीजें इसके मदद कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल एएनएस से आता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाउ विल इट इंक्रीज, इट विल इंक्रीज द सिस्टम ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया मतलब हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जो है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन मतलब एड्रेनालिन वगैरह, ये सब भी क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी आस्क्ड कौन इंक्रीज करते हैं, एक तो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन और दूसरा एएनएस। ठीक है, कौन सा एएनएस, कौन सा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक कंडीशन कब दिखता है यार, तो एक साइडेड कंडीशन है, एक साइडेड कंडीशन, फाइट फ्लाइट कंडीशन, तो क्या होगा तब हार्ट रेट वगैरह सब कुछ बढ़ जाते हैं, है ना। तो कैसे बढ़ते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा देते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक स्लो डाउन कर देगा, इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन आल्सो, तो देयर बाय कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा, है ना। चलो, लास्ट में द मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, लाइक 1-2 साल के गैप में आता है या फिर हर साल ही कभी आ जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए पूछा जाता है ये डिसऑर्डर्स। देखो, जैसे पहला डिसऑर्डर हाई ब्लड प्रेशर, ये तो सबने सुना होगा, आपके घर में किसी न किसी का होगा या फिर आपने देखा ही होगा किसी का। हाई ब्लड प्रेशर वेरी कॉमन, प्रेशर के वो गोली खा रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर, पहले समझो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के। आप अपने जो रिस्ट है ना, रिस्ट के क्या करो, अपने हाथ को ऐसे रखो और अपने राइट लेफ्ट हैंड के, मान लो राइट हैंड के 3 उंगली से, जो पहले 3 उंगली है, इनसे तो कोशिश करो आपके राइट हैंड के राइट रिस्ट का एकदम कॉर्नर वाला पार्ट, ठीक है, जो एकदम रिस्ट के यहाँ पर जो रेडियस दिख रहा है आपको, है ना, तो वो जो कॉर्नर वहां पर हाथ रखते हो तो आपको फील होता है ना, यहाँ पल्सेस आ रहे हैं, है ना, तो इसको फील कर सकते हो आप। ठीक है, इससे आप डायरेक्टली अपना हार्ट रेट काउंट कर सकते हो। अब ब्लड प्रेशर वगैरह हम कैसे काउंट करते हैं, आपने देखा होगा कोई ऐसे स्पिग्नोमैनोमीटर लाता है आपके ऐसे बाजू में चिपक के, फिर वो पंप करते हैं ऐसे, फिर वो मरकरी मीटर में देखते हैं कि हाँ कितना ब्लड प्रेशर आया है। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर वही है कि जो ब्लड है आपका, है ना,
वो ब्लड वेसल से सप्लाई पास कर रहे हैं। अब जब पास कर रहा है तो ये ऑब्वियसली प्रेशर सप्लाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता है इफ यू विल एक्सर्ट प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स बाय यूनिट एरिया। सो ब्लड जब पास करता है किसी भी वेसल से, आर्टरी वगैरह से, तो वो एक ब्लड प्रेशर सप्लाई करता है, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर उसमें एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम ब्लड प्रेशर, force per unit area हम मेजर करते हैं, दैट इज प्रेशर। व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर? नॉर्मल प्रेशर इज अराउंड 120-80, मतलब हायर लिमिट अगर आप देखोगे तो 120। और 120 कब होगा? जब वो हार्ट पंप कर रहा है, मतलब जब सिस्टोल कंडीशन है, तो सिस्टोलिक में क्या होगा? 120। डायस्टोलिक कितना होगा? 80। ओके, दिस इज सिस्टोलिक, दिस इज डायस्टोलिक। अब अगर इससे भी ज्यादा हो गया, 120 80 से ज्यादा, मतलब 140 90, ऐसा 140 90 ओवर 90 ऐसा आ रहा है, तो दिस इज हाइपर टेंशन। अब अगर इतना ज्यादा हाइपर टेंशन है ना, तो कंडीशन चांसेस होते हैं कि अ, आपके जो मान लो अ, बहुत से हार्ट डिजीजेस वगैरह होंगे, ब्लड बहुत जल्दी पंप कर रहा है तो ब्लड वेसल्स में दिक्कत होगा। देन ज्यादा से ज्यादा पंप करने की वजह से वाइटल ऑर्गन्स आपके होते हैं, लाइक ब्रेन, किडनी, इनमें ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रहा है, अगर ब्लड ज्यादा प्रेशर में सप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली दिस वाइटल ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड। तो जो हाइपर प्रेशर देखोगे आप, प्रेशर का पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा प्रेशर की गोली लेने देता है ना। सो व्हाट इज हाइपरटेंशन? व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज 140 ओवर 90, नॉर्मल से बहुत हाई है ना, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। इसका इफेक्ट क्या है? इससे बहुत से हार्ट डिजीज तो होते ही, उसके साथ कुछ वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनी, ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये तो आपने सुना ही होगा, सीएडी हुआ है। व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज? हार्ट है ना, हार्ट के जो मसल्स है, ये हार्ट है, तो हार्ट ऐसे ब्लड सप्लाई तो कर रहा है पूरे बॉडी में, है ना, बॉडी में ब्लड सप्लाई तो इसके है ही। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना, कि इसमें से कुछ ये अपने खुद के भी सप्लाई कर रहा होगा, कुछ ब्लड वेसल इसको खुद भी सप्लाई कर रहे होंगे। तो जो ब्लड वेसल इसको सप्लाई कर रहा है, अगर उन वेसल्स में, मतलब ये वेसल्स है, उन वेसल्स में ऐसे कोलेस्टेरॉल या फैट या फाइब्रस टिश्यू ऐसे जम गए, तो क्या होगा? जब तो इसके लूमेन छोटे हो जाएंगे। अगर इसके लूमेन छोटा हो गया तो ब्लड वेसल्स ठीक से सप्लाई कर पाएगा क्या ये हार्ट मसल्स को? नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि ये आर्टरीज वगैरह नैरो हो जाते हैं लूमेन्स के। क्यों? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और फैट और कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, जिसके वजह से ठीक से हार्ट मसल को सप्लाई नहीं कर पाता ब्लड। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। समझ में आया ये क्या है? अब एंजाइना, व्हाट इज एंजाइना बैक्टीरिया? एंजाइना मतलब पेन। तो इसमें एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स कब? जब हार्ट मसल को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अब ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है, किसी भी मेन को भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, किसी भी एज पर हो सकता है, लेकिन कॉमनली जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें ज्यादा दिखते हैं, एल्डरली और मिडिल एज पीपल में ज्यादा दिखते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कि ये क्या, फिर बताओ एंजाइनाइटिस क्या है? जब हार्ट मसल को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन अब हार्ट मसल को नहीं पहुंच पा रहा। एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी आल्सो अ रीजन ऑफ एंजाइनाइटिस, है ना। नहीं पहुंच, लूमेन नैरो हो गया तो ठीक से ब्लड सफिशिएंट अमाउंट नहीं पहुंचा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगा तो फिर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, एक्यूट चेस्ट पेन, दैट इज एंजाइनाइटिस। नाउ व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट का फेलियर मतलब हार्ट का वो स्टेट जब हार्ट ना ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा, इफेक्टिव पंप नहीं कर पा रहा। मतलब मान लो कि आपके बॉडी के, आपको हैंड को इतना सारा ब्लड चाहिए, सी पर मिनट में आपको इतना सा ब्लड चाहिए, लिमिटेड अमाउंट, लेकिन हार्ट के मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर ऐसा ठीक से रिदम नहीं कंडक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट, इफेक्टिव अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहे, तो दैट इज हार्ट फेलियर। अब कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपका लंग्स कंजेशन हो गया, तो अगर आपका लंग्स कंजेशन होगा, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सारे ब्लड ऑक्सीजन नहीं हो पाएंगे, तो ये भी एक रीजन होता है congestive heart failure, because sometimes called congestive heart failure because congestion of lung is one of the symptom। congestion lung की वजह से ठीक से नहीं हो पाता, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है। अब हार्ट फेलियर को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से कंफ्यूज मत करो। क्यों? अरेस्ट मतलब क्या? वो जो भी कर रहा था अब नहीं कर पाएगा, जो चोरी वगैरह वो कर रहा था अब नहीं कर पाएगा, इसलिए अरेस्ट किया था ना, जस्ट लाइक दैट।
कार्डियक अरेस्ट, हार्ट पहले पंप कर रहा था, बीट कर रहा था, अब हार्ट ने बंद कर दिया, स्टॉप, पूरा कंप्लीट बंद, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट को अटैक आ गया, मतलब हार्ट के जो मसल्स थे उनको ठीक से ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा था। अब अगर ऑक्सीजन वगैरह ठीक से नहीं मिलेंगे तो एक टाइम आ जाएगा जब ब्लड मसल सीवियर से भी ठीक से नहीं होगा, तो इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिल रहा है, इस पर एक्सपीडी प्रोडक्ट वो नहीं जा रहा, तो उसके जो मसल्स वो डैमेज हो जाएंगे, नेक्रोसिस होंगे, मतलब उसको डैमेज हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो चार कंडीशन हमने देखा, एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें मूवमेंट का नैरोइंग होता है, एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें एक्यूट चेस्ट पेन दिखता है क्योंकि एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा हार्ट मसल्स को। फिर हमने देखा हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट फेल हो रहा है, किसमें? उसमें फंक्शन में, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। और एक देखा हमने कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हार्ट कंप्लीट बंद कर दिया, मतलब कार्डियक आउटपुट जीरो हो गया, हार्ट स्टॉप बीटिंग। एंड एक है हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट को अटैक हो गया, मतलब उसके जो मसल्स है वो डैमेज हो गए। ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन लाइक ऐसे टेबल फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन फॉर्मेट में भी आ सकता है। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा टाइम देकर पढ़ना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर ब्रीफिंग। अब हम अगर डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करें तो बेसिक क्वेश्चन से पूछा गया लाइक कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड एंड मेंशन वन मेजर फंक्शन ईच ऑफ देम। मैंने आपको बताया था कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड बॉडी फ्लूइड। ओके, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें कौन कौन सा आता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट? नाम कर दिया सबका। इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सेरेब्रल। आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या बताओ? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, फंक्शन हो गया। डब्ल्यूबीसी दैट इज एरिथ्रोब्लास्ट, डब्ल्यूबीसी दैट इज ल्यूकोब्लास्ट। ब्लास्ट क्या बोला, सॉरी, ब्लास्ट तो जो प्रीकसर सेल होते हैं, जो मैच्योर सेल है दैट इज एरिथ्रोसाइट, साइट मतलब सेल, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का फंक्शन क्या है बताओ? ल्यूकोसाइट दिस हैव डिफरेंट फंक्शंस, अगर मैं इनमें से बताऊं तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है? सर फैगोसाइटिक सेल्स। सम डब्ल्यूबीसी आर इन्वॉल्वड इन इम्यून रिस्पांस, some are in allergic reaction, some involved in inflammatory reaction. Okay, talking about platelet, प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, चलो हो गया ये वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तीन प्लाज्मा प्रोटीन आता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन का फंक्शन है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है इम्यून रिस्पांस, फिब्रिनोजेन का फंक्शन है कोआगुलेशन। ठीक है, चलो हो गया। अब इन कॉलम को मैच करो। कोआगुलेशन, प्लेटलेट दिख रहा है भाई। इयोसिनोफिल, बताओ कौन सा है इनमें से? रेजिस्ट इन्फेक्शन। आरबीसी अभी बताया था, गैस ट्रांसपोर्ट। एबी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है ना? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, नो ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। हो गया, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। कोआगुलेशन था, प्लेटलेट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट था, एबी ब्लड ग्रुप, रेजिस्ट इन्फेक्शन था, eosinophil, contraction of heart, systole, gas transport, RBC. Okay, easy. Why do we consider blood as a connective tissue? ये बोला था मैंने कि क्यों हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू काउंट करते हैं, है ना? Because first of all, it is I blood as a connective tissue. तो पहला रीजन है इट इज मेसोडर्मली डेराइव्ड,
सोडा एमाइलेटेराइड। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है बताओ? इट कॉन्टेन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, व्हाट इज दैट? इन केस ऑफ दिस दैट इज plasma. All right, and it is then the third option. It is abundant and widely distributed all over the body. फिर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? It is link. It is also linking different organs by transporting oxygen, nutrients, and eliminating excretory products. Right. That's why all these reasons you can call the blood as a. ठीक है. Next. What is the difference between lymph and blood? तो ये बॉक्स बना के डिस्कस करते हैं. ठीक है. कड़ी बना लेते हैं. अच्छा. Lymph. देखो. Lymph व्हाइट कलर का होता है. ये रेड कलर का होता है. फिर ये टिश्यू फ्लूइड है. इसका टिश्यू फ्लूइड आपको पता है इंटेस्टाइनल स्पेस में किसमें से है ना? टिश्यू फ्लूइड. It is a type of connective tissue. Then it flow through lymph vessels. It flow through blood vessels like lymph vessels जैसे कि आप मान लो ब्लड वेसल जैसे कि मान लो आर्टरी, वेन, कैपिलरीज. ओके. कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट होता है. इसके बात करें तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब है. एंड फंक्शन के बारे में बात करें तो दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस, न्यूट्रिएंट, ये तो दोनों में होता है. लेकिन उसके साथ ये फिर इम्यून फंक्शन भी करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. इसका भी वही सा फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, गैस, हार्मोन्स. ठीक है. दैट्स ऑल द डिफरेंस. देन what is the meaning of double circulation and what is its purpose? Double circulation मतलब अब ऐसे लिख सकते हो, as the name suggests, blood circulate twice in the heart, है ना? And डबल सर्कुलेशन इज पॉसिबल बिकॉज आपने देखा होगा थर्ड चेंबर जो थे उनमें भी नहीं हो रहा था, तो सेकंड चेंबर हार्ट, टू चेंबर हार्ट था उनमें भी नहीं हो रहा था. ओनली फोर चेंबर हार्ट, जिनमें हार्ट चार चेंबर पे थे, उनमें डबल सर्कुलेशन दिखा था. ओके, तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एट्रियम्स एंड टू वेंट्रिकल्स, फोर चेंबर्स. ओके, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? आप सब डबल सर्कुलेशन को और डिटेल में डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, पहले डबल सर्कुलेशन लिख दिया, क्या है कि दो बार सबको पास करता है, पॉसिबल ड्यू टू फोर चेंबर्स. ओके, नाउ आप इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हो. वन इज, इसके दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज पाल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ठीक है, मैं आपको इससे कंपैरिजन टाइप पे डिस्कस कर सकता हूँ. ठीक है, मैं आपको कंपैरिजन टाइप पे डिस्कस करता हूँ, तो इधर आपको दोनों एक साथ हो जाएगी. ओके, और ये डायग्राम ड्रॉ कर देना जो डबल सर्कुलेशन का था, शो करता हूँ मैं आपको. दिस वन. ऑलराइट, एक साइड लिख दो पाल्मोनरी सर्कुलेशन, उसके साइड लिख देता हूँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ठीक है, पाल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरीज में पंप होता है. यहाँ पर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में पंप होता है. फिर ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड कहाँ जा रहा है?
फॉर ऑक्सीजनेशन ये जो आप देखो, पहला राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, ऑक्सीजनेशन के लिए ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स के पास जा रहे हैं, फिर लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम में पहुंच रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज मेनली डूइंग बाय पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary vein and lung. This is involving all this, so that's why it's called pulmonary circulation. और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में जा रहा है, आउटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, टिश्यू के पास, फिर टिश्यू से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम के पास। तो क्योंकि इसमें आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी, वेन, टिश्यूज, कैपिलरीज इन्वॉल्वड है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सिस्टम। ओके, चलो अब बताया गया कि इसके इंपॉर्टेंस बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। सो इंपॉर्टेंस इज, इससे क्या होता है कि हमारे पास एक हम चेक कर सकते हैं, है ना, जिससे वी कैन चेक एंड प्रिवेंट, चेक एंड प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कैन बी यूटिलाइज एफिशिएंटली। ओके, आई होप इट्स क्लियर, इंपॉर्टेंस वाला पार्ट। अच्छा, now the next question is write the difference between blood and lymph, हमने डिस्कस कर दिया, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन, चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड एंड lymph हो गया था ना क्लियर, हाउ इज क्लियर। चलो now let's talk about open type of circulation, closed type of circulation, then we will discuss systole, diastole and PVF, TVF। चलो देखो, ओपन, क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है कि ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी कैविटी में जाकर ओपन करता है। यहाँ पर ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल में ही हमेशा रहता है, हार्ट ऑलवेज passes through network of blood vessels. So this type of open circulation is not regulated that much. It is well precise and regulated. This circulation is slower and less efficient. This is faster and highly efficient. Example, is there presence in annelids and chordates. These are present in arthropods, mollusks. Okay. Okay. Next one was systole and diastole, right? Systole and diastole. Systole मतलब systole. Systole मतलब these are contraction of chambers of heart. These are relaxation. इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। इससे ब्लड चेम्बर्स से ब्लड्स आर pumped out of chamber, और इसमें क्या होता है, ब्लड pumped into chamber। ठीक है, चलो सिस्टल डायस्टोल। This is P wave and Q wave. Talking about this, अब बताओ P wave कब दिख रहा था, जब depolarization ऑफ एट्रियम हो रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्साइटेशन ऑफ एट्रियम
This one is by repolarization of ventricle or relaxation of ventricle. इससे क्या blood pumped, अगर contraction systole वाला part लिखा तो blood pumped out of atrium, blood pumped into ventricles, also atriums. ठीक है, रिलैक्सेशन हो रहा है तो ब्लड आएगा, एट्रियम में भी आएगा, वेंट्रिकल में भी आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी चेंज इन द पैटर्न ऑफ हार्ट. तो इसमें वो वाला लिख देना यार, पहले की फिश में आपको जो बताया था मैंने, फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, जिसमें सिंगल सर्कुलेशन दिख रहा था. फिर आया जिसमें फिर ये वाला है, और क्या बोले, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. इसमें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 आर्ट्रियम एंड एक वेंट्रिकल. इसमें एक ऑक्सीजन ब्लड आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड और वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो रहे थे, मिक्स ब्लड सप्लाई हो रहा था. अल्टीमेटली 4 चेम्बर्ड हार्ट आया, इसमें 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 आर्ट्रियम आया. इसमें से फिर लिख देना 2 एटीएम आइडेंटिटी, 2 वेंट्रिकल आइडेंटिटी. तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्सिंग नहीं हो रहा, डाबल सर्कुलेशन इज देयर, तो एफिशिएंटली ऑक्सीजन कैन बी यूटिलाइज्ड. ओके, डाबल सर्कुलेशन वाला पार्ट जो था वो डिस्क्राइब कर देना. ओके, व्हाई डू वी कॉल हार्ट मायोजेनिक? बिकॉज मायो मतलब क्या है, मसल. ये पॉइंट आपको लिखना है. कौन सा, मैं बताता हूँ कि ये वाला पॉइंट, एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दे आर ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल नोडल टिश्यू उनमें प्रेजेंट है, कोई अलग से न्यूरल एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है ना. दे आर एक्साइटेड बाय देयर ओन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हार्ट. सो यू कैन राइट दैट they are called myogenic. Myo means muscle, genic मतलब originating. So the heart functions are regulated by its own nodal tissues. That's our SA node, AV node, bundle of His, Purkinje fiber. Okay, all this. So that's how you can say that heart muscle, heart activities are controlled by its own nodal tissues intrinsically. So that's why it is myogenic. Okay. And the next is sinoatrial node is called pacemaker. It's called pacemaker because it is initiating the heart activity. मतलब contraction वगैरह जो है ना, contraction of heart all are initiated and regulated, है ना, and it is initiating and regulating the contraction. Then it is maintaining the rhythmicity like 70 to 75 जो per minute है, वो कौन कंट्रोल करता है, that is SA node. Okay, due to all these reasons this is called the pacemaker of heart. What is the significance of atrioventricular node? तो ये वाला बात डिस्कस कर लेते हैं. What is the function of atrioventricular and then the atrioventricular bundle. ठीक है, AV node, this time AV node. So function of AV node क्या है कि it causes the, so SA node ने initiate किया, right? SA node initiating the contraction, and AV node is passing it. AV node passing the rhythm or the impulse from SA node to AV bundle, and it's also initiating a little bit. इसलिए भी कुछ rhythm करता है, कुछ 20 to 30 beats per minute. Okay, and what is the function of atrioventricular bundles? So this will convey impulse from AV node to all the Purkinje fibers, so that both atria and ventricles can pump together. ठीक है, समझेंगे. चलो, so the next question is define a cardiac cycle. Cardiac cycle is, it is definition. Cardiac cycle is alternate contraction and relaxation of heart that cause blood to circulate. अब जब मैं रिलैक्सेशन, contraction मतलब सिस्टोल, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल. So this will contain systole plus diastole, and every systole, और लिख सकते हैं कि every systole
is followed by diastole. Okay, so this way, in this way, you can say that there is the alternate phases going on. So in a minute, 72 beats, so total 72 by 60, that is 0.8 second of one cardiac cycle. What is cardiac output? Cardiac output is nothing but cardiac output is the amount of blood pumped by heart per minute. That is heart rate into stroke volume means per beat. In per beat, how much blood is ventricle is pumping. So that is will be approximately 5 liter. If we control this 70 to 72 and stroke volume around 70 ml, it is 5 liter or 5,000 ml. Okay. Now the last two questions. Explain hard sounds. तो hard sound मैंने बताया था आपको hard sound क्यों आता है पहले समझो. Hard sound आता है due to closure of the valves. अब जब बाई का स्पीड ट्राई का स्पीड जो valves ए बी valves जो होते हैं, ठीक है, अगर इनका क्लोज होता है तो साउंड आता है फर्स्ट हार्ट साउंड. जब सेमी लूनर हॉल बंद होता है तो हमें सुनाई देता है सेकंड हार्ट साउंड. ओके, एंड फर्स्ट हार्ट साउंड इज बिफोर व्हेन द वेंट्रिकुलर systole starts. So it is it is defining the initiation of ventricular systole. It is defining the initiation of ventricular systole. ठीक है. फिर आप बता सकते हो कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है ये थोड़ा लो पिच का होता है. लो पिच, लॉन्गर ड्यूरेशन. ये हाई पिच का होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. ठीक है, दैट इज डन. इट इज आल्सो कॉल्ड लाभ, इज आल्सो कॉल्ड टब. ठीक है. ड्रॉ स्टैंडर्ड ईसीजी एक्सप्लेन विद द डिफरेंट सेगमेंट्स इन. तो इसके लिए मैं ऑलरेडी गिवन है, तो मैं ड्रॉ कर, ये रहा, ये ड्रॉ कर देना. ओके. PQRS explain कर देना. What is P? P is the depolarization of atrium or excitation of the atrium. QRS is complex defining the depolarization of ventricles. Okay, it's a complex. QRS complex. And Q से शुरू होता है systole and T wave हमें define करता है कि systole खत्म हो गया, and it is T wave is defining the repolarization of ventricles. Okay, by counting the number of QRS we can calculate the heart rate also. Okay, so these are the basic functions. These are the basic designation that are used for ECG. Okay, and what is ECG? पहले वो लिख देना कि this is the graphical representation of electrical activity of heart during a cardiac cycle. Okay, so that's all about this chapter. I hope it's clear. Okay, कुछ ज्यादा टफ नहीं इस चैप्टर में, बस कोशिश करना वो ब्लड वाले फंक्शंस, देन ये लास्ट वाला डिसऑर्डर वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एंड ईसीजी वाले जो डेजिग्नेशंस थे एंड ब्लड ग्रुपिंग है. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.